अशरफ वानी की ये रिपोर्ट थी। कौन से सवाल खड़े हुए हम इस पर आए उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा, एक तरफ कश्मीर का सवाल। इन स्थितियों के बीच हमने तय किया कि बीते 16 बरस की परिस्थितियों को जरा समझें, कितने हिंसा इन जगहों पर हुई है। देश के भीतर का सच यही है, कश्मीर में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद, तो मध्य भारत में नक्सलवाद। और बीते 16 बरस का सच यही कि कुल 45,469 लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर में 21,063 मौतों को बांट दिया जाए तो 5,262 नागरिक मारे गए, 3,335 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, 12,466 आतंकवादी मारे गए। लहूलुहान नॉर्थ ईस्ट भी हुआ है, जहां का 90% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और वहां उग्रवाद की वजहों से 12,281 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 5,112 नागरिक हैं, 1,130 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, 6,039 उग्रवादी मारे गए। वहीं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 35 जिलों में बीते 16 बरस में 12,125 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 4,900 नागरिक गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान रहे हैं। 4,628 माओवादी मारे जा चुके हैं और देश के भीतर की हिंसा से जूझते 2,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब क्या सियासत के आसरे ही खोजना होगा। इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के सीएम दिल्ली में थी, से इतर एक दूसरे राज्य में लिए चलते हैं। मसला लेकिन शिक्षा का ही है और ये राज्य है छत्तीसगढ़। कल्पना कीजिए, आपको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा के दौरान खाना दिया जाएगा, साइकिल दे दी जाएगी, यूनिफॉर्म भी मुफ्त में दे दी जाएगी, फिर भी माँ बाप कहे जी नहीं, पढ़ाई हम मुफ्त में नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए इस रिपोर्ट को। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ पीएम ने सही कहा, हार्वर्ड को जमीनी सच से क्या लेना देना, लेकिन हार्ड वर्कर यानी मेहनत कश तो जमीनी सच को बाखूबी समझता है। एक और गरीब माँ का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है भाइयों। तो अगला सवाल यह भी कि फिर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी कोई अपने बच्चे का नाम हिंदी वाले सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लिखाना चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो हिंदी राज्य के तौर पर ही जाना जाता है। लेकिन उसका नायाब सच यह है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त यूनिफॉर्म, मुफ्त साइकिल, मुफ्त खाना, सरकारी स्कूल में सब कुछ देने की मुनादी राज्य सरकार ने कर रखी है। बावजूद इसके कोई माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन वहां नहीं कराता और हर कोई निजी स्कूल की तरफ देख रहा है, क्योंकि वहां पढ़ाई अंग्रेजी की होती है। और आलम यह है कि इस नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले की जो 1 मार्च को ही रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक शहरों के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 22%, तो ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल में महज 40% एडमिशन हुआ। यानी एक तरफ स्कूल के नाम पर सिर्फ इमारत दर इमारत ही पूरे राज्य में है, लेकिन उसके भीतर बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते, जबकि सब कुछ फ्री और पढ़ाई बिल्कुल नहीं। जी, राज्य में आलम यह है कि 54,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। तो जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई होगी नहीं, और जब पढ़ाई नहीं होगी तो लोग जाएंगे क्यों। और जिसके पास भी थोड़े से साधन हो गया वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, अंग्रेजी स्कूल पढ़ाने जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 1 से, प्राइमरी से ही उनको मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए किट दिया जाए ताकि हमारी गुणवत्ता में भी सुधार हो। तो राज्य में हिंदी की पढ़ाई दरअसल सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही होती है, जबकि निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा लिखा जाता है। यानी चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा विषय लेना होगा। लेकिन स्कूल राज्य में बाखूबी हैं, खूब हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हिंदी है तो कोई उस दिशा में देखता नहीं, क्योंकि इमारत है लेकिन अंदर पढ़ाई नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में भी अब हिंदी को लेकर दुविधा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अब हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी है। लिहाजा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि भविष्य में इस राज्य में भी हिंदी को लेकर अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। बहुतेरे सवाल बार बार खड़े होते हैं और इन सब के बीच छात्रों का जिक्र हो रहा है, तो आज हम आपको गीत सुनाते हैं, सिल्वर स्क्रीन पर छात्र संघर्ष के गीत। नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। आशिक तो उसे दुनिया समझ रही थी, मगर जहन उसका वहशियाना था। गुलदस्ते के पीछे वो खंजर छुपा कर लाया था। जैसी उसकी सोच थी उसी के मुताबिक वो हर रोज
वैलेंटाइन डे भी मनाता था, मगर अलग अलग लड़कियों के साथ। और जब इस वहशियाना मोहब्बत की परतें खुली तो उन लड़कियों का वैलेंटाइन एक किलर निकला, वैलेंटाइन किलर। वो हम सफर था, हाँ, वो हम सफर था, हाँ, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था, मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। और होता भी क्यों कर, उसने तो अपनी जिंदगी के हर वर्ग पर हवस की लकीरें खींच रखी थी। आकांक्षा ने तो अपनी जिंदगी इसी खुशफहमी में कुर्बान कर दी कि जिसको उसने अपना हमसफर बनाया है वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। हाँ, शायद करता भी अगर दिल में उसके मोहब्बत होती, मगर इस लफ्ज से तो उसकी दूर दूर तक कोई नातेदारी नहीं थी। वो तो लड़कियों को सिर्फ हवस पूरी करने का जरिया मानता था। अपने माँ बाप को मारने से पहले चोरी के पैसों से और उन्हें मारने के बाद प्रॉपर्टी बेचकर उदयन ने अपनी हवस बुझाई। जाहिर है हर रोज तो वो प्यार में किसी को धोखा नहीं दे सकता था, लिहाजा कॉल गर्ल के पास जाता था या उन्हें होटलों में बुलाता था। पुलिस के सामने अपने इकबालिया बयान में उसने बताया कि कॉल गर्ल के साथ वक्त बिताने के लिए वो रोजाना करीब 25,000 रुपए उड़ा देता था। अपनी रंगीन मिजाजी के चक्कर में वो दूसरे शहरों में भी गया। रायपुर में अपने मकान को बेचकर जो 33 लाख रुपए उसने जुटाए थे वो भी इन्हीं अय्याशियों में उसने लुटा दिया। भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, न मालूम कितने शहरों में महंगे होटलों में रुककर उसने कॉल गर्ल बुलाई थी और उन पर दिल खोलकर पैसे लुटाए। पुलिस की माने तो जब कॉल गर्ल से उसका जी भर जाता था तो वो मासूम लड़कियों को अपने प्यार में फंसाना शुरू कर देता था। अपनी इस हवस को वो लड़कियों के सामने मोहब्बत के लबादे में ओढ़कर पेश करता था। बकौल उसके बिना मोहब्बत के वो रह ही नहीं सकता था और अपनी किसी भी महबूबा के साथ उसकी हद सिर्फ 6 महीने की थी। इससे ज्यादा वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहता था। उसने अपने आसपास हसीन चेहरों का एक गुलिस्तान सजा रखा था। 6 साल में 12 अलग अलग लड़कियों के साथ मोहब्बत के नाम पर उसने हवस का खेल खेला और चंद महीनों में उसकी हरकतें देखकर या तो लड़कियों ने उसे छोड़ दिया या उसका लड़कियों से दिल भर गया और इस तरह उसकी अय्याशी चलती रही। दुनिया को तो अभी तक यही पता है कि उदयन अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को लेकर इतना जज्बाती था कि उसने मोहब्बत में धोखा खाने के खौफ में उसे मार डाला और घर में उसकी संगमरमरी कब्र बनाकर सीने से लगाए रखा। मगर वारदात में आज हम करने जा रहे हैं उदयन से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा। अगर आपको लगता है कि जज्बाती होकर मोहब्बत में धोखा खाने के खौफ में उसने आकांक्षा को मारा, तो हम आपको बता दें कि ऐसे जज्बात और ऐसी मोहब्बत वो आकांक्षा से पहले 11 और लड़कियों पर लुटा चुका था, जिन्हें हवस बुझाने के बाद उसने छोड़ दिया। इनमें से 2 लड़कियों का तो अब भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस को शक है कि कहीं उनके साथ भी उसने आकांक्षा जैसा सलूक नहीं किया हो। 1-2 नहीं, सोशल मीडिया पर पूरे 110 फेसबुक अकाउंट बनाकर उदयन फर्जी तरीके से लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने का फुल टाइम कारोबार कर रहा था। वो कभी करण बना, कभी ग्रोवर, कभी राजीव और कभी रेयान। बेहद रईसी वाली फोटो सोशल साइट पर अपलोड कर वो लड़कियों को झांसे में लेता था। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए वो खुद को माइनिंग, तेल और हीरे का कारोबारी बताता था। 2 मल्टीनेशनल कंपनियों का मालिक, जिसका कारोबार इंडिया, चाइना, यूरोप, यूएस से लेकर यूएई तक फैला था। आकांक्षा की तरह कई और लड़कियां उसकी इसी रईसी को देखकर उसके करीब आ गई। इस तरह 6 साल में उसने 12 से ज्यादा गर्लफ्रेंड बदली।
यानी एक गर्लफ्रेंड के साथ वो 6 महीने ही वक्त बिताता था। आकांक्षा से उसकी दोस्ती भी सोशल साइट्स के जरिए ही हुई थी। रायपुर से सुनील नामदेव और भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैलेंटाइन किलर उदयन अगर एक खौफनाक साइको किलर था तो एक शातिर नटवर लाल भी। उसने एक एक कर माँ बाप और अपनी गर्लफ्रेंड को तो ठिकाने लगाया ही, तीनों ही कत्ल के दौरान वो तमाम तरह के फर्जी वाड़े भी करता रहा। उसने इसी तरह माँ बाप की जायदाद भी लूट ली। यही वजह है कि अब पुलिस जैसे जैसे उदयन के खिलाफ अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, उसकी करतूतों के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक लड़की आकांक्षा उर्फ श्वेता की तलाश में जब पहली बार बांकुड़ा पुलिस भोपाल पहुंची, तब उन्होंने ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि करीब 6 महीने से गायब श्वेता की तलाश एक भयानक साइको किलर तक पहुंचकर खत्म होगी। लेकिन अपनी ही गर्लफ्रेंड श्वेता के कत्ल के इल्जाम में उदयन क्या गिरफ्तार हुआ, उसे लेकर ऐसी ऐसी कहानियां सामने आने लगी कि खुद मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस वालों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। अभी तक तो उसके अंजाम दिए गए 3 कत्ल के मामले ही सामने आए हैं, लेकिन उसके गुनाहों की फेहरिस्त कहीं इससे भी ज्यादा लंबी हो चली है। और यही वजह है कि अब तक जहां अकेली रायपुर पुलिस ने उसके खिलाफ 3 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, वहीं अब वो चौथा केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बल्कि पुलिस का तो यहां तक कहना है कि उसके खिलाफ अभी और भी कई मामलों के सामने आने की उम्मीद है। माता पिता के कत्ल के इल्जाम में पहला केस दर्ज हुआ है। दूसरा केस फर्जी दस्तावेजों से मां की पेंशन हड़पने का है। तीसरा पिता के बैंक खाते से जालसाजी कर रुपए निकालने का है, जबकि मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का चौथा मामला दर्ज किया जाना है। उधर बांकुड़ा में गर्लफ्रेंड श्वेता के अपहरण और कत्ल का मामला तो दर्ज है ही। उदयन इन दिनों बांकुड़ा पुलिस की जद में है और लगातार अपने गुनाहों के राज उगल रहा है। ऐसे में कल को उसके किए किस नए गुनाह की कहानी सामने आ जाए, ये कोई नहीं जानता। उधर अब तक की छानबीन में पुलिस को इस बात के संकेत मिले हैं कि उदयन ने अपनी माँ बाप के कत्ल के बाद उनकी जायदाद और पेंशन हड़पने के लिए जो भी हथकंडा चुना, उसमें सरकारी अफसरों की भी मिलीभगत रही। दोनों के कत्ल के बाद उसने उनके मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और इसमें उसने बैंक, पेंशन ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस की मदद ली। अब पुलिस की एसआईटी को पता चला है कि इस काम में कुछ सरकारी अफसरों ने भी उदयन का साथ दिया था। उदयन द्वारा उनकी मदर का जो पेंशन अकाउंट था वो सेंट्रल बैंक में था और उसको उसके द्वारा ट्रांसफर कराया गया था और प्रतिवर्ष इसमें उसके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया गया था जो प्रमाणित करता था कि वो जीवित है और उसके आधार पर उसके द्वारा प्रति वर्ष 30 नवंबर तक ये सर्टिफिकेट जमा किया जाता था। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक उदयन के काले कारनामों का खुलासा हो रहा है।